हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 19 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ से देख लेते हैं सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी। इस पूरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चैप्टर का नाम है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी का बहुत डिटेल हमने इससे पहले के जो 2-3 चैप्टर्स है उसमें बहुत देखा है। तो ट्रेजरी में किस टाइप के रिस्क होते हैं, वो कैसे रिस्क को मैनेज करता है, तो इसका पूरा डिटेल इस चैप्टर में दिया हुआ है। पहला हेडिंग है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। तो ट्रेजरी रिस्क का मतलब क्या है? ट्रेजरी रिस्क मतलब ट्रेजरी में जो एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे उनको रिस्क है। तो इसमें बोला है कि जो ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट है वो उसका ये जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस 2 रीज़न की वजह से, 2 चीज़ें जिसकी वजह से ट्रेजरी को रिस्क को हमें मैनेज करना होता है। पहला, द नेचर ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटी इज सच दैट प्रॉफिट आर जनरेटेड आउट ऑफ मार्केट। क्योंकि ट्रेजरी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है उससे ट्रेजरी अपना प्रॉफिट करता है। एंड मार्केट रिस्क इज प्रेजेंट इन एवरी, क्योंकि मार्केट में इन्वॉल्व है ट्रेजरी, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इस तरह की एक्टिविटी करता है तो वो मार्केट में इन्वॉल्व है। इसकी वजह से मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क है तो इसीलिए इसका में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है। दूसरा बोला है ट्रेजरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस शीट मैनेजमेंट। बैलेंस शीट को मैनेज करने का काम भी ट्रेजरी देखता है। मार्केट रिस्क जनरेटेड बाय अदर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स, यानी प्रॉपर बैलेंस शीट को मैनेज करता है और वहाँ पे भी मार्केट रिस्क, बाकी के जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की वजह से जो मार्केट रिस्क जनरेट होता है वो भी उसमें देखते हैं। तो मेनली ट्रेजरी का यही काम है कि ट्रेडिंग करना, एक्टिविटी करना, इन्वेस्टमेंट करना, और वहाँ पे कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब होता है। इसका डिटेल हम इनसे पहले वाले जो चैप्टर्स थे 2-3 चैप्टर पहले 17, 18, 19, वहाँ 17, 18 उसमें हम काफ़ी देख चुके हैं कि क्या क्या एक्टिविटी ट्रेजरी करता है। तो इसी वजह से बैलेंस शीट को मैनेज भी करना होता है और उसको अपना जो मार्केट रिस्क है उसको भी देखना होता है। इसीलिए ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट फॉर ट्रेजरी रिस्क, तो क्या क्या चीज़ें ट्रेजरी रिस्क में होती है? बैंक मैनेजमेंट इज हाईली सेंसिटिव टू ट्रेजरी रिस्क एज अ रिस्क आउट ऑफ हाई लिवरेज द ट्रेजरी बिजनेस एंजॉय। क्योंकि जो ट्रेजरी है वो ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें बहुत हाई अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि द रिस्क ऑफ लॉसिंग कैपिटल इज मच हायर देन इन द क्रेडिट बिजनेस। नॉर्मल जो क्रेडिट बिजनेस करते हैं उसके कंपैरिजन में ट्रेडिंग और बाकी की एक्टिविटी जो ट्रेजरी करता है वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है। और जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ज़्यादातर अगर हम लोन की बात करें तो वो प्रॉपर टेंजेबल असेट्स के द्वारा सिक्योर्ड होते हैं, पर ट्रेजरी में ऐसा नहीं। वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहाँ पे किसी टाइप का टेंजेबल असेट या कोई सिक्योरिटी हमारे पास नहीं होती है। दूसरा बोला है ट्रेजरी ऑन द अदर हैंड हैज़ ए वेरी लो फंडिंग रिक्वायरमेंट विच वी कॉल हाई लिवरेज। तो ट्रेजरी हाई लिवरेज पे काम करते हैं, यानी कि फंडिंग रिक्वायरमेंट कम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेजरी क्या कर रहा है कि बाई और सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसका वैल्यू है 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ की सिक्योरिटीज़ को बाई और सेल कर रहा है विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। बिना डायरेक्टली फंड को इन्वेस्ट किए 100 करोड़ रुपीज़ का ट्रेजरी बाई और सेल कर रहा है। एक्सेप्ट फॉर एलोकेशन ऑफ रिस्क कैपिटल एज पर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई। तो इसमें कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। 100 करोड़ जो है बाई और सेल कर रहा है 100 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज, और वो बात अलग है कि रिस्क कैपिटल जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो तो रखना ही है आरबीआई के साथ। एट द सेम टाइम मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, मान लीजिए 1 रुपये से भी चेंज हो गया, तो उससे कितना लॉस हो सकता है? अगर एडवर्स मूवमेंट आता है, मान लीजिए 100 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज बाई कर लिए और वो जो वैल्यू था, जो प्राइस में पड़ा था, उसका प्राइस 1 रुपये कम हो गया, हमारे लिए एडवर्स है। क्योंकि जब हम सेल करने जाएंगे तो हमें 100 करोड़ में से 1 रुपया, हर 100 में से 1 रुपया कम मिलेगा, ठीक है। अगर 1% भी चेंज हो रहा है मान लीजिए, तो 100 का 1% कितना होता है? 100 करोड़ का 1% होता है 1 करोड़, तो हमें 1 करोड़ का लॉस हो सकता है। तो इसमें देखने को क्या मिला? जनरली देखने को ये मिला कि इसमें बहुत ज़्यादा अचानक सबको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है क्योंकि हाई अमाउंट इसमें इन्वॉल्व रहता है, पर इसके लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत हाई, उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है कोई भी हम इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं, और ये किसके ऊपर होता है? ट्रेजरी के खुद के डिस्क्रिप्शन पे होता है, उसकी खुद की मर्जी रहती है कि कितने तक का उसको इन्वेस्ट करना है। अगर आप बात करो सिंगल ट्रांजेक्शन की, जो कि ट्रेजरी इन्वेस्ट करता है मार्केट में कहीं और, तो वो सिंगल जो ट्रांजेक्शन है वो भी 5 करोड़ या 50 करोड़ तक की भी हो सकती है। जो लार्ज बड़े बैंक है उसकी ट्रांजेक्शन 5 करोड़ 50 करोड़ उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपने देखा कि सिंगल ट्रांजेक्शन का साइज इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसी की वजह से अगर इसमें कोई लॉस होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें इसके रिस्क को, ट्रेजरी के रिस्क को मैनेज करना होता है। तीसरा फैक्टर क्या है? इसमें बोला है कि द थर्ड फैक्टर कनेक्टेड टू द अबव इज दैट लॉस इन ट्रेजरी बिजनेस मेटेरियलाइज इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। इसमें लॉस आपको बहुत ही कम टाइम में आपको हो सकता है, और जो ट्रांजेक्शन इसमें होगी एक बार आपने कंफर्म कर दिया तो वो इरिवोकेबल है, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। करेक्शन अलाउ नहीं है। तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में चीज़ें मेटेलाइज होती है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में लॉस हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास
ये इरोवेबल है, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास करेक्टिव एक्शन का टाइम नहीं इसमें होता है, वो चांस हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए रिस्क को ट्रेजरी में हमें अच्छे से मैनेज करना होता है। फिर इसके बाद और क्या बोला है कि नीचे एक और पैराग्राफ बोला है कि द सोर्स ऑफ रिस्क इन ट्रेजरी इज द वेरिएशन। तो जो रिस्क ट्रेजरी में जनरली देखने को मिलता है किस वजह से होता है, क्योंकि ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है, तो वो कहाँ पे होता है, मार्केट में वो जनरली इन्वॉल्व होता है। तो जनरली अगर हम रिस्क की बात करें ट्रेजरी की, तो वो हो जाता है वेरिएशन इन मार्केट प्राइस ऑफ करेंसी। कोई भी करेंसी या सिक्योरिटी उसका मार्केट प्राइस वेरिएशन हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया। व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन बाई लेग एंड सेल लेग, तो बाई जितने में किया और सेल कितने में किया, तो उसमें जो गैप आ गया, मान लीजिए बाई का प्राइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल, तो उसमें लॉस हो गया। तो इसी वजह से मार्केट जो प्राइस है करेंसी का या कोई सिक्योरिटी में अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो उसका प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है, उसी की वजह से ट्रेजरी को लॉस उसमें होता है। द रिस्क इज टर्म्ड एज मार्केट रिस्क। तो इस रिस्क को क्या बोलोगे आप, मार्केट रिस्क है, क्योंकि मार्केट में इन्वॉल्व हो रहा है वो। द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्राइस अपवर्ड और डाउनवर्ड इज नोन एज वॉलेटिलिटी। अब प्राइस क्या है, वेरिएबल हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब कोई चीज़ सेम नहीं है, कभी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको बोला जाता है वॉलेटिलिटी। तो प्राइस कभी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वेरिएबिलिटी ऑफ प्राइस को बोला जाता है वॉलेटिलिटी। इन केस ऑफ करेंसी इट इज़ नोन एज वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। करेंसी में क्या है कि वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है। अगर बॉन्ड की बात करें तो उसको बोलते हैं इट इज़ अ वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बॉन्ड के टर्म में बोलते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, और अगर हम करेंसी की बात करें तो बोलते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेजरी ऑल्सो फेस फंडिंग रिस्क। ट्रेजरी को और भी एक टाइप का रिस्क होता है जिसको बोल सकते हैं फंडिंग रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क। और फंडिंग और लिक्विडिटी रिस्क कब ये फेस करता है, उसका काम क्या रहता है। ट्रेजरी का आपको मालूम होगा कि फंडिंग देखता है, लिक्विडिटी को भी देखता है। तो जो ब्रिज था फंडिंग गैप ऑफ बैंक, तो बैंकों को मान लीजिए फंडिंग की जरूरत पड़ गई, तो उस गैप को ब्रिज करने का, ब्रिज मतलब एक पुल का काम करता है किसी चीज़ को फिलअप करने का। तो वो जो गैप है बोरोइंग जो गैप है उसको पूरा करने के लिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ रही है, पैसे कम पड़ रहे हैं, मान लीजिए बैंकों के ब्रांचेस के पास पैसा नहीं है, तो ट्रेजरी क्या करेगा कि उस गैप को ब्रिज करने, उस गैप को, वो जो फंडिंग गैप है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। कैसे, बाय बोरोइंग फंड इन द मार्केट एट शॉर्ट नोटिस। थोड़े टाइम के लिए मार्केट से वो बोरोइंग करता है ताकि जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। लिक्विडिटी इन्वॉल्व मैनेजिंग कैश फ्लो मिसमैच। तो इसमें क्या करता है कि जो कैश फ्लो का मिसमैच हो रहा है, मतलब कैश फ्लो होनी आउटसाइड पर हमारे पास नहीं है पेमेंट, तो उस केस में उस मिसमैच को पूरा करने का काम कौन करता है, ट्रेजरी ये काम भी करता है। फिर एक और बात बोला है कि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क आर द साइड्स ऑफ आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स। तो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही टाइप की चीज़ है। लिक्विडिटी में क्या है, सफिशिएंट कैश नहीं है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट आपके एडवर्स मूवमेंट में, आपके फेवर में नहीं है। लेकिन ये जो है एक ही सिक्के के पहलू पर इसका जो रिस्क है उसको डील अलग अलग किया जाता है। अगर हम बात करें असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ बैंक इज क्लोजली कनेक्टेड होता है मार्केट रिस्क। तो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो होता है बैंक का, वो भी मार्केट रिस्क से क्लोजली कनेक्ट रहता है, क्योंकि उसमें भी कितने असेट्स का क्या प्राइस है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितने असेट्स है, कब पूरा हो रहा है, कितनी लायबिलिटीज है, तो वो भी एक तरह से मार्केट में इन्वॉल्व है। मार्केट में क्या रहेगा वही हमारे असेट्स के प्राइस और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए ये मार्केट रिस्क से इन्वॉल्व रहते हैं। फिर बोला ट्रेजरी रिस्क आर मैनेज बाय कन्वेंशनल कंट्रोल। तो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके तीन तरीके हैं जिससे ये कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो कन्वेंशनल कुछ कंट्रोल्स है और सुपरवाइजरी कंट्रोल कुछ मेजर्स हैं जिससे आप ट्रेजरी रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें तीन तरीके हैं, पहला ऑपरेशनल कंट्रोल, दूसरा एक्सपोजर सीलिंग, तीसरा लिमिट ऑन ट्रेडिंग पोजीशन एंड स्टॉप लॉस। अब वन बाय वन इसका डिटेल देखते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। अब ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल रेफर्स टू चेक्स एंड बैलेंस विद इन द सिस्टम। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल में ट्रेजरी को तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है, तीन पार्ट्स में। पहला फ्रंट, बैक और मिड ऑफिस। ये जो फ्रंट, बैक और मिड ऑफिस का डिटेल दिया ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पहले आपका ट्रेजरी का एक टॉपिक था इसी मॉड्यूल सी का, तो वहाँ पे फ्रंट, बैक और मिड ऑफिस का डिटेल दिया था। तो सेम वही वाला पैराग्राफ को दोबारा यहाँ रिपीट किया है, फिर भी थोड़ा सा हम रीड करेंगे। फ्रंट ऑफिस क्या करता है, वो जनरेट करता है काउंटर पार्टी के साथ वो डील करता है। फ्रंट ऑफिस मतलब डायरेक्ट इसकी डील होगी। ट्रेजरी में एंटर इनटू करेंसी डीलिंग विद इट्स ओन ट्रेडिंग। तो जो ट्रेजरी है उसकी अपनी खुद की ट्रेडिंग बुक होती है, और मर्चेंट बुक आप बोल सकते हैं, कोई जो मर्चेंट क्लाइंट हो गए उनके लिए अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर वो खुद से कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो ट्रेडिंग बुक, अगर वो अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहा है तो मर्चेंट बुक होगा। फिर बोला है कि सिक्योरिटीज डील्स आर इधर इन द आर फॉर। तो जिन सिक्योरिटीज में ट्रेजरी डील करता है, जैसे ट्रेडिंग ये जो भी कर रहा है, तो जो भी सिक्योरिटी में डील करेगा तो वो SLR रिक्वायरमेंट की हो सकती है। ठीक है, SLR रिक्वायरमेंट मतलब बैंकों को स्ट्रेचेबल लिक्विडिटी रेशियो के लिए सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी रख सकता है, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ में ट्रेजरी डील करता है वो सिक्योरिटीज़ SLR रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज़ की जा सकती है।
फिर बोल रहा है कि ट्रेजरी क्या कर सकता है कि बाय और सेल सिक्योरिटीज़, तो अपने क्लाइंट्स के बेसिस पे, जो उनके रिटेल क्लाइंट्स हैं उनके बिहाफ पे सेल और बाय कर सकता है सिक्योरिटीज़ को। जो फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस में कौन होता है, एक चीफ डीलर होता है जो कि हेड होता है, और उसके कुछ और डीलर्स होते हैं जैसे फॉरेन एक्सचेंज के या सिक्योरिटी मार्केट के, मनी मार्केट के, वो अलग अलग डीलर होते हैं हर मार्केट के। लार्ज बैंक, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं उसमें जो डीलर है वो अलग अलग स्पेशलाइज्ड होंगे, मतलब अलग अलग एक्टिविटी के लिए होंगे, जैसे कॉर्पोरेट को कस्टमर्स के लिए कॉर्पोरेट डीलर होंगे, क्रॉस करेंसी डीलर होंगे, इक्विटी ट्रेडर्स होंगे जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड डीलर्स इसमें होंगे। फ्रंट ऑफिस का आपने देखा कि एक चीफ डीलर होगा और उसको असिस्ट करेंगे बाकी के डीलर, ठीक है। फ्रंट ऑफिस के बाद आपका था बैक ऑफिस, तो बैक ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मेशन, अकाउंटिंग एंड सेटलमेंट ऑफ डील। तो ये क्या करेगा, कंफर्मेशन देखेगा, अकाउंटिंग देखेगा और डील की सेटलमेंट कराएगा। कौन, बैक ऑफिस। द बैक ऑफिस ऑब्टेन इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी डील फ्रॉम द काउंटर पार्टी, तो जो भी आपकी काउंटर पार्टी उससे हर डील की कंफर्मेशन लेगा। और बैक ऑफिस ऑल्सो वेरीफाइज दैट रेट एंड प्राइस मेंशन इन द डील स्लिप्स आर कंफर्म, तो बैक ऑफिस ये देखेगा कि जो आपकी फ्रंट ऑफिस ने जो स्लिप दी है उसकी पेमेंट जो है, सेटलमेंट जो है वो बैक ऑफिस से देगा, तो वो चेक करेगा कि काउंटर पार्टी को पेमेंट करना है, वो उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है, तब वो उसका पेमेंट बाकी चीज़ें करेगा। और लैंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स आर ऑल्सो, उसी हिसाब से वो जो लैंडिंग और बोरोइंग रेट है उसको भी वेरीफाई करता है। कौन, बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि जो एक्सपोजर की लिमिट्स बनाई कि यहाँ पे आप इतना लिमिट तक का ही पैसा एक्सपोजर लगा सकते हैं, इतना पैसा कर सकते हैं, और हमारे मैनेजमेंट ने या फिर आरबीआई ने जो बनाया और कितना एक्यूरेसी है ट्रांजेक्शन का, वो सब कुछ चेक करता है। कौन, बैक ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस डायरेक्टली डील करने का काम कर रहा है, सेटलमेंट का काम कर रहा है, लेकिन जो बैक ऑफिस है फाइनली उसके कंफर्मेशन का, अकाउंटिंग और सेटलमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। फ्रंट ऑफिस डील करने का काम करेगा, ठीक है, लेकिन उसका जो फाइनल सेटलमेंट है वो कौन करेगा, बैक ऑफिस ही करेगा। इसके साथ एक और है मिडल ऑफिस। मिड ऑफिस का क्या काम है, मिड ऑफिस का मेन काम होता है कि ये आपके बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो पूरा डेटा जाके टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, सीईओ, वहाँ तक के लेवल पे इनका रिपोर्टिंग रहता है। तो मिड ऑफिस का क्या काम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब सारा डेटा भेजना और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना है। मिड ऑफिस वुड इंश्योर ट्रेजरी कंप्लायंस विद बोर्ड अप्रूव पॉलिसी, तो ट्रेजरी जो है बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज को बनाएगा, वो देखेगा मिड ऑफिस। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम बात करें मिड ऑफिस की, तो वो है मॉनिटरिंग कंप्लाइज विद रिस्क लिमिट सेट इन द पॉलिसीज, तो मतलब हर जगह पे कितना लिमिट हमारी पॉलिसीज में दिया गया है, तो वो मॉनिटर करता है, चेक करता है कि जो हमारा बैंक है वो कितना उस लिमिट को, कितना उस पॉलिसीज को पूरा कर रहा है, वो चेक करता है कि वो कितना, ये जो हमारा बैंक है वो कितना इंश्योर कर रहा है, जो कंप्लायंस हमारा रेगुलेटर दिया उसको कितना इंश्योर कर रहा है। ऑन डेली मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ ट्रेजरी पोजीशन, क्या ट्रेजरी पोजीशन उसका मार्क टू मार्केट क्या वैल्यू वो भी चेक करेगा। एंड वेरिएशन ऑफ प्राइसिंग ऑफ ट्रेजरी प्रोडक्ट का प्राइस में कितना वेरिएशन होगा वो भी चेक करेगा, चाहे आप डेरिवेटिव बोलिए बाकी के प्रोडक्ट। तो मिड ऑफिस का जो मिड ऑफिस मेंटेन द ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल ऑफ ट्रेजरी का पूरा रिस्क प्रोफाइल चेक करता है और मॉनिटर करता है, चेक करता है कि लिक्विडिटी कैसा है और इंटरेस्ट रेट कैसा है और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस कैसी चल रही है, इन सभी को वो चेक करता है। और एएलएम ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ मिड ऑफिस, तो किसी किसी बैंक में ऐसा भी होता है जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप है वो मिड ऑफिस का ही पार्ट होता है या मिड ऑफिस के साथ मिलकर वो काम करता है। तो फ्रंट ऑफिस और ये जो बैक ऑफिस है ये सेग्रीगेट रहते हैं विद बोथ ऑफिस रिपोर्ट, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली ट्रेजरी हेड को दोनों के दोनों अलग अलग रिपोर्ट करते हैं, ये अलग अलग है, फ्रंट ऑफिस अलग है, बैक ऑफिस अलग है, लेकिन ये दोनों मिलकर ट्रेजरी हेड को रिपोर्ट करते हैं। अगर हम मिड की बात करें, मिड ऑफिस, तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेजरी के बाहर उनको रिपोर्ट करता है। कौन, मिड ऑफिस, क्योंकि मिड ऑफिस एक तरह से फ्रंट और बैक ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन देता है जाके टॉप मैनेजमेंट को, तो इसीलिए वो ट्रेजरी के हेड को रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रेजरी के हेड के अंदर अगर ये आ जाएगा तो वो उसकी जानकारी बाहर नहीं दे पाएगा, ठीक है, कैसे ये काम कर रहे हैं फ्रंट ऑफिस। इसलिए मिड ऑफिस जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है जो कि ट्रेजरी से बाहर होता है, जैसे चीफ रिस्क ऑफिसर, ताकि ज़्यादा बेटर वे में इसको कंट्रोल कर सके। तो इस पूरे पैराग्राफ में बस तीनों के फंक्शंस बताए गए कि बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस और मिड ऑफिस कैसे, मिड ऑफिस दोनों की इन्फॉर्मेशन बैक और फ्रंट ऑफिस से कैसे काम कर रहे हैं, कंप्लाइंस, रेगुलेटर्स, आरबीआई उनकी बातों को मान रहे नहीं मान रहे, किस हिसाब से जो लिमिट्स बनाई गई है, क्या उतने तक का ही एक्सपोजर मतलब क्या उतने तक का ही लोन दे रहे हैं जिस तरह से उनको लिमिट दिया गया, कहीं उस लिमिट से ज़्यादा का तो नहीं दे रहे। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेके फ्रंट और बैक ऑफिस की देते हैं टॉप मैनेजमेंट को, ठीक। और ये एमआईएस का कोई काम करता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके आगे इसको भेजते हैं। फ्रंट ऑफिस का मेन काम है कि डायरेक्ट कस्टमर से इन्वॉल्व होना, क्लाइंट के बिहाफ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होना, ठीक है। तो फ्रंट ऑफिस बहुत सारा काम करता है। बैक ऑफिस का काम रहता है कि अकाउंटिंग देखता है, कंफर्मेशन अकाउंटिंग, और जो सेटलमेंट होगी डील की वो सारा काम देखेगा बैक ऑफिस देखेगा, ठीक है। ये सारा आपका मिड ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस हो गया। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है इंटरनल कंट्रोल्स। इसमें क्या बोला है,
इंटरनल कंट्रोल किस हिसाब से किया जाता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आर पोजीशन लिमिट्स एंड स्टॉप लॉस लिमिट। तो इंटरनल कंट्रोल कैसे होगा? स्टॉप लॉस लिमिट से और पोजीशन लिमिट से। अभी पोजीशन लिमिट में क्या क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो इसमें लिमिट बनाया गया है। लिमिट कैसे बनाया गया है? जैसे कि लिमिट ऑन डील साइज, एक बार में आप कितने तक की डील कर सकते हैं, उसके साइज पे भी एक लिमिट लगा दिया। दूसरा, लिमिट ऑन ओपन पोजीशन, ओपन पोजीशन कितनी होगी उसके ऊपर लिमिट लगा दिया। स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस तो हमें अभी आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे अभी। स्टॉप लॉस के ऊपर लिमिट लगा दिया। तो एक तरह से एक बार में कितने तक का डील कर सकते हो उसका भी लिमिट है। ओपन पोजीशन मतलब एट ए टाइम कितनी चीज़ें आपके लिए कितनी चीज़ों में आप डील कर रहे हैं, कितनी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, कितनी चीज़ें ओपन टू पर्सन रहेंगी, तो वो आपका हो जाएगा ओपन पोजीशन। मतलब कितनी चीज़ें अभी एक्टिव है। डील साइज क्या होगा, कितनी चीज़ें इन्वॉल्व एक्टिव रहेगी एट ए टाइम। और तीसरा स्टॉप लॉस, मतलब कितना आप मैक्सिमम लॉस झेल सकते हो, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है या आपने कोई सिक्योरिटी से कुछ शेयर्स लिए, उस शेयर का प्राइस था जब आपने खरीदे तो उसका प्राइस था 100 रुपीज़। तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 120 130 प्राइस जाएगा, पर उल्टा होने लगा, यानी कि प्राइस कम होता गया। तो 100 का शेयर आपने खरीदा, वो 90 99 98 करते करते कम हो रहा है। तो अब आपने देखा कि इसका ट्रेंड डाउन चल रहा है, जैसे बोलते हैं ना बियर मार्केट बुल मार्केट, तो उसका ट्रेंड बियर मतलब नेगेटिव में चल रही है आपकी मार्केट, प्राइस कम हो रहा है। उस केस में आपने डिसाइड कर लिया कि प्राइस कम होता जा रहा है, तो कोई चांस नहीं है कि मार्केट में मेरे को शेयर का प्राइस 100 से ज़्यादा मिलेगा, और ये कम होता जा रहा है। तो आपने सोच लिया कि जब इसका रेट 80 हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बेच दूंगा। तो वो 80 रुपीज़ जो आपने डिसाइड किया वही आपका स्टॉप लॉस लिमिट, यानी मैं एक अपने लॉस को स्टॉप बोल दूंगा कि इससे ज़्यादा तो मैं लॉस नहीं झेल सकता। तो 100 रुपीज़ के शेयर में आपने देखा कि प्राइस कम होता जा रहा है, पर हम इतना 80 तक भी हम क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि लोग जनरली क्यों ट्रेडिंग इक्विटी शेयर ये सब क्यों करते हैं? लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस उम्मीद पे आपने सोचा कि शायद प्राइस बढ़ जाए, तो कुछ दिन और वेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम आपने जो लॉस झेला वो कितने तक का? 80 रुपीज़ तक का। तो जब आपके 100 का शेयर का वैल्यू 80 आ जाएगा तो उस टाइम पर अपने शेयर्स बेच दोगे, उससे ज़्यादा आप डाउन उसको नहीं जाने दोगे। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल का, जिससे आप रिस्क से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप 80 पे आगे भी नहीं रुकते, 80 पे आगे भी अगर आप शेयर्स को नहीं बेचते, तो उसका ये लॉस होता कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता। क्या पता फिर वो 70 60 50 और कम हो जाता, तो उस केस में आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो स्टॉप लॉस मतलब हम डिसाइड कर लेते हैं मार्केट कंडीशन को देख के कि हाँ इतने तक हम लॉस झेल सकते हैं, वही होता है स्टॉप लॉस। वो आपका डिटेल यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर डील साइज में कैसे लिमिट लगाते हैं? तो इसमें होता है कि इट प्रेस्क्राइब द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ बाई और सेल ट्रांजेक्शन। तो लिमिट कैसा होता है डील साइज में कि हम एक बाई और सेल ट्रांजेक्शन के लिए कितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, तो उसका आप लिमिट लगा देते हैं। द लिमिट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस ऑन द डील। तो लिमिट्स क्या है, कितना लॉस आपको हो सकता है डील में, तो उसका एक आप लिमिट सेट कर देते हैं। और द लिमिट जनरली कॉरस्पॉन्ड टू द मार्केटेबल साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो लिमिट जनरली क्या रहता है कि ट्रांजेक्शन का मार्केट साइज कितना है, और एंड इट अप्लाइज ओनली टू ट्रेड डील्स। सिर्फ ये ट्रेड डील्स पे ही अप्लाई होता है। किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है डील साइज लिमिट की, कि एक डील आप कितने तक का कर सकते हैं। ओपन पोजीशन क्या है? ओपन पोजीशन की हमने बात की थी। तो डील साइज मतलब इतने तक का आपने लिमिट लगा लिया कि हाँ एक डील आप इतने तक ही कर सकते हो। जैसे एक कस्टमर आएगा तो आप उसको इतने तक का लोन दे सकते हो। अगर हम यहाँ ट्रेजरी की बात करें तो एक बार में आप इतने तक की डील कर सकते हो, एक बार में आप इतने शेयर्स को बाई या सेल कर सकते हो। तो वो लिमिट लगा दिया, तो हो गया लिमिट साइज। दूसरा, लिमिट ऑन ओपन पोजीशन का क्या मतलब है? ओपन पोजीशन रेफर्स टू ट्रेडिंग पोजीशन, मतलब आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो। व्हेन द बाई एंड सेल पोजीशंस आर नॉट मैच्ड, जब जो बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो मैच नहीं हुआ, तो कुछ आपके पास बच गया, कुछ चीज़ एक्टिव रहेगी, तो वो आप होता है आपका ओपन पोजीशंस। द ट्रेजरी में बाई USD 1 मिलियन एंड होल्ड ऑन टू पोजिशंस विद एन इंटेंशन टू सेल व्हेन USD अप्रिशिएट। मान लीजिए 1 मिलियन USD ट्रेजरी ने बाई कर लिया, ठीक है, और सोचा कि इसको होल्ड करके रखेंगे कब तक? जब तक कि वो USD अप्रिशिएट नहीं हो जाता। तो वो आपकी ओपन पोजीशन है, मतलब अभी आपके पास USD है, आपने बाई करके रखा हुआ है, अभी वो एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस कि वो अभी आपको बेचने हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि कब USD अप्रिशिएट होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। नॉट ओनली देर इज ए पोटेंशियल लॉस इफ द, अगर मान लीजिए अप्रिशिएट नहीं हुआ, जो डॉलर आपने एक्सपेक्ट किया था वो अप्रिशिएट होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ा नहीं, उल्टा आपको लॉस हो सकता है अगर वो अप्रिशिएट नहीं होता। बट देर इज ए कैरी कॉस्ट, मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको लॉस हो रहा है क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट नहीं हो रहा, बल्कि कैरी कॉस्ट भी है। मतलब जो भी आपने अपने रुपए दिए हैं तो वो रुपए भी शायद आपने इंटरेस्ट लेके दिए हो। तो वही बोला है कि सिर्फ इतना ही लॉस नहीं है कि आपको अप्रिशिएट नहीं हो रहा डॉलर, एक और अभी आपको लॉस है कि आपको कैरी कॉस्ट है। मतलब जो आपने रुपए लेके डॉलर खरीदे 1 मिलियन USD, तो वो जो रुपए है वो भी आपको फ्री में नहीं मिले, उसके लिए भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर बोला है कि ट्रेजरी लॉस इंटरेस्ट ऑन YSD फंड्स और कैरी मिनिमम इंटरेस्ट ड्यूरिंग द, तो जब तक आप उसको होल्ड कर रहे हो तब तक आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट फॉर बाइंग द USD बैंक वुड पेड इन रुपीज एंड रुपी लैक ऑल्सो कैरीज अ कॉस्ट। तो वही बोल रहा है कि USD जो आपने बाई किया 1 मिलियन, तो इसके लिए आपको रुपी चाहिए होगा। रुपी जो है, रुपी भी फ्री में नहीं है, उसके लिए भी आपको कॉस्ट पे करनी है। क्या पता ये वही रुपये जिसमें आप FD का
8% या 7% पे कर रहे हो, क्या पता ये वही रुपये हो जिसमें सेविंग बैंक आप 3 या 4% पे करो, तो वो जो रुपये है जिसके लिए आपने यूएसडी खरीदा है वो रुपये का भी कॉस्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपको डबल इसमें चीज़ें एक साथ डबल इसमें आपको लॉस हो सकता है अगर उसका वैल्यू ज़्यादा कम हो। और ट्रेजरी में टेक फॉरवर्ड पोजीशन एक्सपेक्टिंग अ फॉल और राइज इन द, तो वो ट्रेजरी फॉरवर्ड पोजीशन करेगा, मतलब फ्यूचर का वेट करेगा कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है एक्सचेंज रेट में। द मैनेजमेंट देयरफॉर लिमिट द साइज ऑफ ओपन और अनमैच्ड पोजीशन। द लिमिट इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड आर डिफाइंड एज डे लाइट एंड ओवरनाइट। तो जो उसमें लिमिट बनाई गई है वो क्या है, डे लाइट भी हो सकती है और ओवरनाइट भी हो सकती है। और इसके साथ क्या बोला है, जो फॉरेक्स मार्केट है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो करेंसी का जो प्राइस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, मूवमेंट टू मोमेंट ये चेंज होता है, हमेशा सेम तो नहीं रहेगा। तो करेंसी में लॉस वैल्यू, तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर में करेंसी का वैल्यू आपको लॉस हो जाए। तो ओवरनाइट लिमिट्स और स्मॉलर, अगर ये इसमें हमारी लिमिट बना दी है, तो लिमिट कैसे है कि ओवरनाइट का इतना लिमिट है, डे का इतना, तो ओवरनाइट लिमिट जो रहता है कि रात भर आप इतना तक का ट्रेजरी अपने पास आप रख सकते हो, तो वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू डे नाइट लिमिट, क्योंकि डे नाइट में आपको दिन में ट्रांजेक्शन करनी है, पर रात में आपको कोई ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती, तो इसलिए ओवरनाइट लिमिट का जो साइज़ है जो वो है वो कम रहेगी कम्पेयर टू डे नाइट लिमिट्स। इतना ही यहाँ पे आपके लिए जो है मेन चीज़ इतना ही हो गया कि कैसे कंट्रोल कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल्स में वही है कि एक बार में कितने तक का डील करेंगे उसके ऊपर एक लिमिट बनाया है कि जैसे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन $1000 का या $5000 का ऐसा करके डील साइज का लिमिट है। दूसरा ओपन पोजीशन आपने देखा कि कुछ आपने डॉलर बाई किया सोच के कि सब सेल करेंगे जब डॉलर अप्रिशिएट होगा, पर वो अप्रिशिएट नहीं डेप्रिशिएट हो गया तो उसके इसमें आपको लॉस हो जाएगा, और जिस रुपये से आपने डॉलर खरीदे वो भी आपको कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान देना। ये 2 हो गए आपके। और इसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में दिया हुआ और सेम चीज़ें कुछ रिपीट ही इसमें हुई है। तीसरा जो आपका है स्टॉप लॉस, वो भी देख लेते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट क्या है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, ये फाइनल स्टेज आपके कंट्रोल की, ठीक है। ट्रेडिंग ऑपरेशन को कंट्रोल का फाइनल स्टेज क्या है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में क्या होता है कि ये मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुकी कि इसके बाद आप इतना लॉस तो नहीं झेलोगे, मैक्सिमम लॉस जो कि आप झेल सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा, उसका प्राइस कम होता जा रहा है। जब आपने शेयर खरीदा तब आपने एक्सपेक्ट किया था इसका प्राइस बढ़ेगा, पर प्राइस बढ़ने के बदले कम ही होता जा रहा है, उसका वैल्यू और डाउन होता जा रहा है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप शेयर को बेच देते हैं, और आपने डिसाइड कर लिया कि जब 80 रुपीज़ का शेयर होगा तब मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। तो वही होता है आपका स्टॉप लॉस, मतलब इसके बाद इस रेट के बाद हम अपने लॉस को बोलेंगे स्टॉप, इससे ज़्यादा तो हम आप लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वही होता है स्टॉप लॉस लिमिट। तो स्टॉप लॉस लिमिट्स रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज, तो कंट्रोलिंग जो है ट्रेडिंग का फाइनल स्टेज है स्टॉप लॉस। व्हेन द मार्केट मूव एडवर्सली, जब मार्केट का मूवमेंट एडवर्सली हमारे फेवर में नहीं है। द ओपन पोजिशन विल रिजल्ट इन लॉस, तो उसमें अगर ओपन पोजिशन है तो हमें लॉस हो सकता है। A dealer typically would like to wait till the market turns around so that he can close the position with a profit. तो डीलर जनरली क्या करता है, वेट करता है कि मार्केट कब उसके फेवर में होगी और ताकि उसको प्रॉफिट हो। देयर इज एडिड रिस्क इन द मार्केट, अब मार्केट है तो उसमें हमेशा ये नहीं बोल सकते कि आपको प्रॉफिट ही होगा, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। एंड लॉस में कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट इन द मीन टाइम, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जिस हिसाब से एंटिसिपेट किया वैसे नहीं हो रही और वापस में आपको लॉस भी हो सकता है। द स्टॉप लॉस लिमिट प्रिवेंट, तो इसमें क्या आपने एक लिमिट बना दिया कि अगर लॉस होने लगेगा तो हम इस इतने तक का ही लॉस झेल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लिमिट अगर आपने बना दिया तो इससे क्या होगा, इट प्रिवेंट द डीलर फ्रॉम वेटिंग इनडेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि आप इनडेफिनेट टाइम के लिए, मतलब अनंत काल के लिए आप वेट करते रहे और तब तक जब तक उसका प्राइस 0 हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लिमिट जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज़ का शेयर का प्राइस 80 होगा, तो 80 के बाद आप उसको बेच दोगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वेट करते रहोगे हमेशा के लिए कि कभी तो उसका प्राइस बढ़ेगा हम रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए स्टॉप लॉस लिमिट का जो है कंसेप्ट आया है कि आप इनडेफिनेट टाइम के लिए वेट ना करते रहो। डीलर को प्रिवेंट करता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, और उसके जो लॉस है उसको लिमिट करता है टू ए लेवल विच इज एक्सेप्टेबल टू द मैनेजमेंट। जैसे इस पर्सन ने डिसाइड किया कि 100 का शेयर 80 होगा, तो वो उसने खुद से एक्सेप्ट किया मार्केट कंडीशन को देख के। तो ऐसी जो भी आपने स्टॉप लॉस लिमिट बनाया वो ऐसा होना चाहिए कि आपका मैनेजर उसको एक्सेप्ट करता हो, विच द बैंक इन ए पोर्शंस टू एब्जॉर्ब इट। तो एक्सेप्ट करने का मतलब उस लॉस को तो बैंक एटलीस्ट झेल सके, बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो वायबिलिटी, वो उसको खतरा ना हो। तो वो जो स्टॉप लॉस लिमिट है वो भी सबसे बनाया है। इफ द स्टॉप लॉस लिमिट इज $5000, मान लीजिए किसी बैंक ने स्टॉप लॉस लिमिट अपना बनाया $5000 ट्रेजरी ने, द डीलर मस्ट क्लोज हिज पोजिशन, चाहे वो बाई हो या सेल है, तो वो लॉस पे झेलेगा क्योंकि लॉस हो रहा है। और व्हेन द मार्केट रेट रीच द लेवल एट विच द डीलर इनिशिएट, तो जब डीलर ने सोचा कि मेरे को जो लॉस है वो $5000 तक का होगा, स्टॉप लॉस इतने का, तो जब इतना प्राइस डाउन होगा उसको डॉलर और रुपये का कि उसको लॉस 5000 का होगा, तो उस प्राइस पर उसको बेच देगा अगर वो बाई है या सेल है, तो इतने तक का ही वो मैक्सिमम लॉस झेलेगा। एनी वायलेशन ऑफ स्टॉप लॉस लिमिट इज व्यू सीरियसली, अगर आपने स्टॉप लॉस जो लिमिट बनाई गई है और आपने उस लिमिट पे आके नहीं उसको पूरा किया, जैसे मैंने इस पर्सन का एग्जांपल दिया कि 100 का शेयर था और उसका प्राइस डाउन होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, और जब 80 का आया, तो जब 80 का आया तो उसको बेचना है। पर अगर यहाँ ऐसा है कि मान लीजिए $5000 का मैनेजमेंट ने लिमिट बनाया एक ट्रेडर्स के लिए, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के,
और उन्होंने अगर वॉल्यूशन किया, स्टॉप लॉस लिमिट को नहीं माना, जब इतना लॉस हुआ उसके बावजूद भी शेयर्स या जो भी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज था उसको नहीं बेचा, तो मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मैनेजमेंट देखता है। तो वही आपका होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लिमिट पर डील, पर डे, पर मंथ और पर ईयर भी हो सकती है। तो स्टॉप लॉस लिमिट बनाई जाती है पर डे का, पर डील मतलब एक डील में आप कितना लॉस झेल सकते हो, एक दिन का, एक महीने का और एक साल का भी हो सकता है। बैक ऑफिस नीड टू मॉनिटर ऑल द लिमिट मेटिकुलसली। यहाँ पे हमने देखा था ना बैक ऑफिस क्या क्या फंक्शन करता है, ये जो था फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस सारा अकाउंटिंग, कन्फर्मेशन और सेटलमेंट चेक करता है डील की। तो बैक ऑफिस ये वाला काम भी करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मॉनिटर करे इस सभी लिमिट को, अच्छे से मॉनिटर करे कि किस किस सिक्योरिटीज़ पे, किस किस शेयर्स पे जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है तो कितना उसका लॉस उसमें हो रहा है। बैक ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैल्यूएशन ऑफ द डील। तो जो डील है उसका कितना वैल्यू है उसको वैल्यूएशन करने का काम भी बैक ऑफिस देखता है। एंड ई फाउंड दैट द ओपन पोजीशंस अप टू वैल्यूएशंस आर फाउंड टू बी रिजल्टिंग। और अगर उसको लगता है कि ओपन पोजीशन का मतलब क्या है, ओपन पोजीशन मतलब कुछ शेयर्स आपने बाई कर रहे हैं और बाई कर रखे इस उम्मीद पे कि आप सेल करोगे, तो तब तक आपका वो होगा ओपन पोजीशन, मतलब वो एक्टिव है, कोई भी जाके आप कभी भी जाके उसको बेच सकते हो। अगर आपने बेचने के पर्पज़ के लिए रखा है तो उसको बोलते हैं ओपन पोजीशन। जैसे दुकान ओपन होती है तो सामान आप खरीद सकते हो दुकान से, तो सेम वही होता है ओपन पोजीशन कि जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट वाले, उनके लिए ओपन पोजीशन तब होगी जब कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे शेयर्स है उसने बेचे हैं या खरीदे हैं, तो खरीदे इस उम्मीद पे कि उसको बेचेंगे, या बेचे हैं इस उम्मीद पे कि बाद में खरीदेंगे, तो कुछ भी है उसको ओपन पोजीशन बोला जाएगा, मतलब वो भी एक्टिव स्टेज में है, ठीक है। वो काम अभी बचा हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो होती है ओपन पोजीशंस। तो ओपन पोजीशन में अगर ट्रेजरी को ऐसा लगता है कि लॉस हो सकता है तो फ्रंट ऑफिस शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म। तो इस केस में बैक ऑफिस फ्रंट ऑफिस को इन्फॉर्म करता है फॉर अप्लाइंग द स्टॉप्स, ताकि जो फ्रंट ऑफिस है वो स्टॉप लॉस लिमिट उस पर अप्लाई कर दे। नॉर्मली इट इज़ अ फ्रंट ऑफिस विच मॉनिटर। तो देखा जाए तो फ्रंट ऑफिस भी मॉनिटर करता है एंड बैक ऑफिस सिर्फ एक सेकंड चेक करता है कि फ्रंट ऑफिस अच्छे से मॉनिटर कर रहा है नहीं कर रहा। तो मेन काम तो फ्रंट ऑफिस का है क्योंकि उनको ही डील करनी है। तो बैक ऑफिस एक तरह से सेकंड चेक का भी काम करता है कि अगर फ्रंट ऑफिस से छूट गया या वो नहीं देख पाए तो बैक ऑफिस उसको साइड बाय साइड चेक करने का काम इसमें करता है। फिर इसके बाद तीसरा है एक्सपोजर सीलिंग लिमिट्स। तो एक्सपोजर सीलिंग लिमिट में क्या है, एक्सपोजर लिमिट्स आर किप्ड। तो इसमें क्या है कि लिमिट बना दिया गया एक्सपोजर पे, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास बैंक क्या करता है, एक्सपोजर का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना उसके ऊपर लिमिट है। जैसे बैंकों ने लिमिट बनाया कि एजुकेशन लोन में एक बैंक के पास मान लीजिए 100 करोड़ है, तो हाउसिंग लोन एक अच्छा है असेट्स, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी मिल जाता है, सॉरी प्राइमरी सिक्योरिटी मिल जाता है उसमें, क्योंकि हाउस के ऊपर आप अपना जो है अपना अपना मॉर्टगेज रखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बैंक के पास 100 करोड़ है तो वो पूरा का पूरा 100 करोड़ सिर्फ हाउसिंग लोन में देगा, बाकी लोन में नहीं देगा। तो उससे क्या है, उससे कंसिडरेशन रिस्क हो सकता है। मतलब अगर सारा पैसा मान लीजिए 100 करोड़ हाउसिंग लोन में लगा दिया और रियल जो सेक्टर है वो क्रैश कर गया और जो प्राइसेस है बहुत डाउन हो गए, तो आपके सभी सिक्योरिटीज़ का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो एक ही जगह पे लॉस, एक ही जगह पे सारा पैसा नहीं लगाते, अलग अलग जगह पे लगाते हैं। तो एक्सपोजर चलेगा मतलब जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किया हर जगह का लिमिट है कि अगर एजुकेशन सेक्टर में कर रहे हो तो 5 करोड़ एजुकेशन में लगाओगे, हाउसिंग में 10 करोड़ लगाओगे, और रिटेल कस्टमर्स के लिए 10 करोड़ का लिमिट है, कॉर्पोरेट के लिए 20 करोड़ का, ऐसे करके हर जगह के लिए एक लिमिट लगाना। तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर सीलिंग लिमिट। मतलब कहाँ का आपको कितना कितना एक्सपोजर रहा। एक्सपोजर मतलब जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का पैसा था बैंक के पास डिपॉजिट, उसने 5 करोड़ एजुकेशन में लगाया तो वो हो जाएगा 5 करोड़ एक्सपोजर इन एजुकेशन सेक्टर। तो एक्सपोजर मतलब इतना पैसा हमारा लगा हुआ है इस सेक्टर में। सीलिंग मतलब उसका लिमिट बनाना कि हाँ कितने तक का, जैसे सीलिंग घर की छत कहाँ होती है, अपर स्टेज बताता है, तो मैक्सिमम कितने तक का पैसा लगा सकते हो, कितना तक का पैसा किसी स्पेसिफिक सेक्टर में आप लगा सकते हो, लोन के तौर पे दे सकते हो, उसके ऊपर लिमिट लगाना, वही होता है एक्सपोजर सीलिंग लिमिट। सो एक्सपोजर लिमिट्स आर केप्ट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द बैंक। तो बैंक कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क या कोई क्रेडिट रिस्क बैंक को ना हो तो उसके लिए ये लगाया गया है। जैसे इसमें एक अगर रिस्क होता है तो उसकी वजह से पूरा बैंक क्रैश हो सकता है, इसीलिए इसमें लिमिट लगाई गई ताकि अगर एक भी पर्सन डिफॉल्ट करता है, एक भी सेक्टर डिफॉल्ट करता है, तो बाकी के सेक्टर से तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो क्रेडिट रिस्क इन द ट्रेजरी में भी, तो क्रेडिट रिस्क जो होता है ट्रेजरी में उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है डिफॉल्ट रिस्क, एक है सेटलमेंट रिस्क। अब डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है देख लेते हैं। डिफॉल्ट रिस्क इज टिपिकली व्हेन द बैंक लैंड्स इन द मनी मार्केट। मान लीजिए बैंक ने दूसरे बैंक को लोन दे रखा है मनी मार्केट में, वो हमने देखा ना ट्रेजरी क्या क्या एक्टिविटी करता है। इससे पहला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 18, तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो ट्रेजरी है वो इन्वेस्ट करता है, दूसरे बैंकों को लोन देता है। तो मनी मार्केट में शॉर्ट ड्यूरेशन में दूसरे बैंक को लोन दिया, तब बोरोइंग बैंक में फेल टू रिपे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यू डेट पे जिस बैंक को आपने लोन दिया वो बैंक, जो बोरोइंग बैंक है वो फेल हो रहा है, आपका पैसा नहीं दे पा रहा है जिसको आपने मनी मार्केट में दूसरे बैंक को बोरो दिया, मतलब लोन दिया। सिमिलरली रिस्क इज ऑल्सो इन द रेपो ट्रांजेक्शन ऑल्सो। रेपो ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ देते हैं, बदले में हमें लोन मिलता है, और इस कंडीशन में अपनी सिक्योरिटीज़ के, मतलब सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कोई और सिक्योरिटीज़, उसको सिक्योरिटी मान के हम लोन देते हैं, और इस कंडीशन पे कि जब हम लोन का रिपे कर देंगे तो सिक्योरिटीज हमें वापस मिल जाएगी। तो वही होता है रेपो में। तो ये रिस्क रेपो में भी हो सकता है कि जिसको हमने लोन दिया वो भले ही हमारे पास सिक्योरिटीज़ है पर हमारा जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट कर दिया।
इवन दो इंटर बैंक मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी रिस्क फ्री। तो इंटर बैंक मार्केट क्या है, जहाँ पे आपस में बैंक एक दूसरे को लोन देने का, बोरोइंग का काम करे, तो ये रिस्क फ्री माना जाता है। इट इज़ नॉट अनकॉमन दैट ए वेरी वीक बैंक में सडन बिकम, ये भी हो सकता है, ये अनकॉमन तो नहीं है, मतलब ये अजीब बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बैंक वीक बैंक बैंकरप्ट हो गया। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको क्रेडिट रिस्क हो सकता है। इवन अज्यूमिंग दैट देर इज नो क्रेडिट रिस्क इन शॉर्ट टर्म, ऐसा भी आप मान लीजिए कि छोटे टाइम के लिए जो आप लोन देते हो तो उसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है। इट इज़ नॉट प्रिवेंट दैट ट्रेजरी लेंस इज इंटायर सरप्लस टू ए सिंगल बैंक और टू अ हैंडफुल ऑफ बैंक एंड सच प्रोसीजर ओवरकम। तो इससे क्या होता है कि ट्रेजरी अपना सारा पैसा एक बैंक या कुछ ही बैंकों को नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन रिस्क भी उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेजरी उस चीज़ का ध्यान रखता है कि क्रेडिट रिस्क होगा या कंसिडरेशन, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखे उस हिसाब से करता है। ये तो हमने क्रेडिट रिस्क की बात की कि हमारी पार्टी जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रही है, तो दूसरा बैंक डिफॉल्ट हो गया, तो हो गया क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क का तो डेफिनेशन देख लिया। दूसरा आता है सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी टू द ट्रांजेक्शंस विच इज जनरली अ बैंक। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सेटलमेंट नहीं कर पाए टू डिलीवर सेटल देयर पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब हमने मान लीजिए उन्होंने सिक्योरिटीज दे दी, बदले में आपने पेमेंट नहीं की, ऐसा हो सकता है कि सेटलमेंट पूरी नहीं कर पाई हमारी काउंटर पार्टी, तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट रिस्क। वाइल आइडली ऑल द डील शुड प्लेस डिलीवरी वर्सेस, क्योंकि जितनी भी डील होती है वो होता है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, मतलब अगर आप पेमेंट करोगे तभी आपको इसका डिलीवरी मिलेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अचीव द स्टैंडर्ड ईदर फॉर वांट, तो कई बार होता है कि टाइम जोन डिफरेंस की वजह से या कुछ और इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म की वजह से ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। जनरली अगर हम बात करें तो कोई भी पेमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो होता है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, मतलब पेमेंट करोगे तभी आपको उसका डिलीवरी मिलेगा, पर हर जगह ऐसा नहीं बोल सकते। तो कई बार फिजिकल बैरियर होता है जैसे टाइम जोन डिफरेंस है, तो उसकी वजह से सेटलमेंट रिस्क हो सकता है। डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस अगेंस्ट पेमेंट। ऐसा बैंक है वो, तो आपको मालूम होगा कि हर बैंक अपना आरबीआई के साथ एक एसजीएल जिसको बोलते हैं सब्सिडरी जनरल लेजर, हर अकाउंट ओपन करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो डायरेक्टली आरबीआई जो कि मीडिएटर का काम कर रहा है, तो उसके एसजीएल के अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट उसका पेमेंट हो जाता है, सो दैट डेबिट एंड क्रेडिट कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो आरबीआई मीडिएटर का काम कर रहा है, तो इसकी वजह से जो सेटलमेंट रिस्क है बैंकों का, इंटर बैंक का कम हो गया, बहुत कम हो गया। सिमिलरली सॉफिस्टिकेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सचेंज ऑफ नॉन एसएलआर और कॉर्पोरेट विद डिपॉजिटरी। तो जो सीसीआईएल है वहाँ पर भी जो है डिपॉजिटरी वाली जो है, जो नॉन एसएलआर है या जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, वहाँ पे भी यही वाला कंसेप्ट काम करता है। सेटलमेंट रिस्क इज बैंकरप्सी और इनेबिलिटी ऑफ काउंटर पार्टी फॉर वट एवर रीजन टू, तो उनकी वो अपनी ट्रांजेक्शंस पूरी नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो बैंकरप्ट हो गए सेटलमेंट पूरा करने से पहले, तो वही सेटलमेंट रिस्क होता है। फिर बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप सेटलमेंट रिस्क बोलो तो तब होता है जैसे अलग अलग टाइम जोन में, जैसे एक यूएसडी न्यूयॉर्क है या अलग अलग कंट्री के टाइम जोन में, तो इस वाली पार्टी ए ने तो अपनी पेमेंट कर दी, पर जो दूसरी वाली जो पार्टी है वो पेमेंट नहीं कर पाई। रीज़न, उससे पहले बैंकरप्ट होगी, टाइम जोन का डिफरेंस था और जब उसका टाइम आया था तब तक वो बैंकरप्ट होगी, तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट रिस्क। इट इज़ फॉर द रीजन दैट द बैंक, इसी की वजह से इस टाइप के जो रिस्क होते हैं सेटलमेंट रिस्क और जो क्रेडिट रिस्क है, इसी की वजह से बैंक क्या करते हैं, काउंटर पार्टीज में लिमिट लगाते हैं। एक्सपोजर लिमिट मतलब एक पार्टी को हम इतने तक का ही, एक बैंक है तो उसको हम इतने तक का ही लोन देंगे। तो वो काउंटर पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है बाकी के बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, वो प्राइमरी डीलर्स भी हो सकते हैं, फॉरेक्स और सिक्योरिटी ब्रोकर्स, तो ये सारे ही हो सकते हैं जो कि काउंटर पार्टी का काम कर सकते हैं। द एक्सपोजर लिमिट्स आर फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ काउंटर पार्टी, तो ये किस हिसाब से डिसाइड होता है कि किसका एक्सपोजर लिमिट कितना होगा, मतलब किसको हम कितने तक का लोन देंगे, तो डिसाइड होता है नेटवर्थ कितनी है, मार्केट में कितना रेपुटेशन है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा और क्रेडिट रेटिंग क्या है, तो इसकी वजह से चीज़ें डिसाइड होती है। फिर इसके बाद क्या बोला है कि जो लिमिट है वो उसका एक टाइम का भी जो है पीरियड ऑफ एक्सपोजर कितना होगा उसके लिए भी हम करते हैं, जैसे कि ओवरनाइट का लिमिट अलग रहेगा, 3 मंथ्स का या 6 मंथ का। लॉन्गर द एक्सपोजर, जितने लंबे टाइम का एक्सपोजर रहेगा ग्रेटर इज द रिस्क, उतना ज़्यादा रिस्क है। लिमिट्स आर उसी हिसाब से एडजस्ट होता है, मतलब एक दिन का अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है या 3 महीने का, 6 महीने का, लॉन्ग ड्यूरेशन में रिस्क ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से उसका जो एक्सपोजर लिमिट है वो भी डिफरेंट रहेगा। फिर बोला कि द एक्सपोजर लिमिट आर ऑल्सो फिक्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी मार्केट ब्रोकर्स, तो जो फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी मार्केट में जो ब्रोकर्स है उनके लिए भी लिमिट लगाया गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड द बिजनेस कंसंट्रेशन, इवन दो दे आर, देखा जाए तो वो सिर्फ इंटरमीडिएटरी है, वो काउंटर पार्टीज नहीं है, पर उनके लिए भी लिमिट लगाया गया। वाइल द लिमिट्स आर जनरली लेफ्ट टू बैंकर्स, कितना लिमिट लगाना बैंक के डिस्क्रिप्शन है, मतलब खुद से ब्रोकर के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ सीलिंग ऑफ 5% ऑफ टोटल बिजनेस इन अ ईयर फॉर इंडिविजुअल ब्रोकर, तो आरबीआई ने लिमिट लगा दिया कि टोटल जितना भी आप बिजनेस करोगे उसका कम से कम 5% का आपको सीलिंग रखना है, मतलब 5% से ज़्यादा का आप ब्रोकर के तहत नहीं करा सकते, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल ब्रोकर के लिए इतना लिमिट है कि टोटल बिजनेस का 5% से ज़्यादा एक ब्रोकर के लिए नहीं रहेगा, वो लिमिट आरबीआई ने बनाया। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस बीइंग रिपोर्टेड टू बैंक मैनेजमेंट फॉर रेक्टिफिकेशन, और टाइम टू टाइम ये रिव्यू भी होता रहता है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, तो जो भी लिमिट लगाई गई है साल में एक बार तो उसका रिव्यू होता ही है। एक और लास्ट लाइन है,
ये बैक ऑफिस मिड ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है क्या, टू इंश्योर ट्रेजरी कंप्लायंस की जो एक्सपोजर लिमिट लगाई है उसको अच्छे से ट्रेजरी कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बैक ऑफिस का और मिड ऑफिस का काम रहता है। क्योंकि फ्रंट ऑफिस से डायरेक्टली डील करने का, बात करने का सब काम करता है, तो ये जो चीज़ें हैं मिड ऑफिस और बैक ऑफिस ही देखता है कि अच्छे से एक्सपोजर लिमिट का मेटिकुलसली ट्रेजरी ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके साथ आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इससे आगे मार्केट एंड क्रेडिट रिस्क को हम करेंगे पार्ट 2 में डिस्कस। इसे एक बार आप देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।